नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। तो आइए भैया आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे भैया सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए सर्कुलेटरी सिस्टम अर्थात परिसंचरण तंत्र। गाइज लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा 5 मिनट में उसका रिवीजन करेंगे। उसके बाद में साथियों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीपी के बारे में, यानी कि ब्लड प्रेशर के बारे में, जिसे आप हिंदी में रक्तचाप या रक्तदाब कहते हैं। आइए साथियों सबसे पहले समझते हैं हम लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था साथियों उसके बारे में। कोई मुझे बताएगा कमेंट बॉक्स में कि भैया लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। गाइज मैं आपको बता दूं, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था सिस्टोल और डायस्टोल के बारे में। किसके बारे में? सिस्टोल और डायस्टोल के बारे में। कोई मुझे बताएगा साथियों क्या होता है सिस्टोल और डायस्टोल? देखिए सिस्टोल में क्या हो रहा था, तो मैंने आपको बताया था सिस्टोल एक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, हृदय के जो चैम्बर होते हैं उनमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि सिकुड़ते हैं कुछ इस तरीके से। क्या होता है साथियों? कॉन्ट्रैक्शन होता है। हमारे हृदय के चैम्बर साथियों कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी कि सिकुड़ते हैं। और सिकुड़ते हैं तो जिससे क्या होता है, हमारे हार्ट से हृदय जो है उससे भैया ब्लड बाहर जाता है। ब्लड बाहर यानी कि हृदय से ब्लड बाहर जाता है। इस प्रोसेस में कितना समय लगता है? तो इस प्रोसेस में समय लगता है 0.3 सेकंड का। और ये सारी प्रोसेस क्या है साथियों? सिस्टोल है। बोलो समझ में आया आपको? ओके। डायस्टोल के बारे में बात करते हैं साथियों कि डायस्टोल क्या है। डायस्टोल में क्या होता है साथियों, हमारे हृदय के जो चैम्बर है वो कॉन्ट्रैक्ट के बाद में रिलैक्स करते हैं। जैसे कि ये कॉन्ट्रैक्ट किया, अब साथियों क्या करेंगे, हमारे हृदय के चैम्बर रिलैक्स करेंगे। तो साथियों जब भी हमारे हृदय के चैम्बर रिलैक्स करते हैं, विश्राम अवस्था में आते हैं साथियों, तो क्या होता है भैया, हार्ट में यानी कि हृदय में ब्लड अंदर आता है। और इस पूरी प्रोसेस होने में कितना समय लगता है साथियों? तो भैया 0.5 सेकंड का समय लगता है। तो जब हमारे हृदय के चैम्बर साथियों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन होता है हृदय के चैम्बरों में, सिकुड़न पैदा होती है, तो साथियों क्या होता है, हृदय से ब्लड बाहर जाता है। इस पूरी प्रोसेस में 0.3 सेकंड का समय लगता है। और ये सारी प्रोसेस क्या कहलाती है साथियों? सिस्टोल कहलाती है। मैंने आपको कल अच्छे से डायग्राम की सहायता से बहुत अच्छे से समझाया था। लगभग साथियों 40 मिनट की क्लास थी। 40 मिनट में साथियों हमने सिस्टोल और सिर्फ डायस्टोल के बारे में ही जाना था। और डायस्टोल में क्या होता है साथियों, आपके हृदय के चैम्बर रिलैक्स करते हैं, यानी कि विश्राम अवस्था में आते हैं। जब साथियों विश्राम अवस्था में आएंगे तो हार्ट के अंदर साथियों ब्लड आएगा। और इस पूरी प्रोसेस होने में कितना समय लगा साथियों? 0.5 सेकंड का समय लगता है। मैंने आपको यह भी बताया था कि भैया एक सिस्टोल और एक डायस्टोल मिलकर के एक बीट का निर्माण करते हैं, यानी कि हार्ट बीट का, यानी कि दिल की धड़कन का, धक धक। तो एक धक धक का निर्माण साथियों कितने समय में होता है? एक हृदय की धड़कन का निर्माण कितने समय में होता है साथियों? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक हृदय की धड़कन का निर्माण होता है साथियों 0.8 सेकंड में, क्योंकि सिस्टोल में समय लगता है 0.3 सेकंड का और डायस्टोल में समय लगता है 0.5 सेकंड का। अगर दोनों को मिला दिया जाए साथियों तो 0.8 सेकंड
0.8 सेकंड में साथियों आपके हृदय की धड़कन का निर्माण होता है, एक हृदय की धड़कन का निर्माण। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक हृदय की धड़कन का निर्माण कितने समय में होता है, तो 0.8 सेकंड में होता है। साथियों ये हमने कल लगभग 40 मिनट में साथियों बहुत ही अच्छे से डायग्राम की सहायता से समझा था। आशा करता हूं साथियों सिस्टोल और डायस्टोल आपको समझ में आ गए होंगे। आज साथियों हम इनका यूज करने वाले हैं, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं बीपी, जिसे आप ब्लड प्रेशर कहते हो, रक्तचाप या रक्तदाब कहते हो। अक्सर आपने सुना होगा कि मेरी मम्मी का बीपी हाई रहता है, मेरे पापा का बीपी लो रहता है, मेरे दादाजी का बीपी कम रहता है, ज़्यादा रहता है, मेरा लगातार बीपी बढ़ता जाता है। कुछ इस तरह के टर्म आपको अक्सर देखने को मिलते हैं। तो आज अच्छे से समझते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है भैया बीपी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। गाइज मेरा नाम रवि है। मैं आपको बता दूं मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इस यूट्यूब चैनल पर बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता साथियों, उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। आपको कुछ नहीं करना, हमारे साथ जुड़ने के लिए साथियों आपको 1 रुपये देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको जो लाल बटन वाला जो सब्सक्राइब का बटन है साथियों, उसको दबाना है और उसी के पास में साथियों एक घंटे नुमा एक संरचना दिखाई देगी, उस पर क्लिक कर देना है, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। यानी कि सब्सक्राइब का बटन दबाना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। बस इतने से काम करना है आपको, और कुछ नहीं करना। आप हमारे साथ जुड़ जाओगे। और साथियों अब हम पढ़ते हैं भैया किसके बारे में, ब्लड प्रेशर के बारे में, जिसे आप आम भाषा में बीपी कहते हो। स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके भैया। तो सिस्टोल और डायस्टोल क्या होता है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आज की क्लास में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। तो हेडिंग क्या लगाओगे साथियों, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर हिंदी में आप कहते हो साथियों रक्तचाप या फिर रक्तदाब, और इसे शॉर्ट फॉर्म में आप कहते हो साथियों बीपी। ठीक है, अब कोई मुझे बताएगा साथियों कि बीपी क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, रक्तचाप क्या होता है, रक्तदाब क्या होता है। ध्यान से सुनना साथियों, एक एक बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। मैं वही बात बताने वाला हूं जो अक्सर आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। देखिए ब्लड प्रेशर क्या होता है, रुधिर के बहाव के समय, यानी कि आपके खून के बहाव के समय धमनी की दीवारों पर पड़ने वाला दाब ही क्या कहलाता है साथियों, रक्तदाब कहलाता है, ब्लड प्रेशर कहलाता है, बीपी कहलाता है। समझिए, पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं कि रुधिर के बहाव के समय, रुधिर के बहाव के समय धमनी की दीवारों पर साथियों जो सबसे बड़ी धमनी होती है वो होती है भैया ओटा या आयोटा। ओटा या आयोटा, तो मैं लिख देता हूं साथियों, क्योंकि जो हमेशा बीपी मापा जाता है ना, जो ब्लड प्रेशर मापा जाता है साथियों, वो भैया याद रखना आयोटा पर ही मापा जाता है, या फिर आप धमनी में कह सकते हो कि धमनी में मापा जाता है। बात क्लियर है? तो मैं कह रहा था कि रुधिर के बहाव के समय धमनी की दीवारों पर, कोष्टक में आप लिख सकते हो साथियों ओटा या आयोटा, दीवारों पर पड़ने वाला दाब, पड़ने वाला दाब क्या कहलाता है साथियों, रक्तदाब या फिर रक्तचाप कहा जाता है।
रक्तचाप कहा जाता है। नहीं आया समझ में? ओके, अब आएगा समझ में। सबसे पहले मुझे ये बताओ साथियों कि आपके शरीर में ब्लड है, ठीक है। ब्लड साथियों किस में पैक होकर के घूमता है? तो आप कहोगे साथियों कि ब्लड वेसल्स में पैक होकर के घूमता रहता है। यानी कि ब्लड वेसल्स क्या होती है? हमारे शरीर में बहुत सारी कुछ इस पाइप के समान छोटी छोटी सी बहुत सारी नलिकाएं होती है, वही होती है साथियों ब्लड वेसल्स। वही क्या होती है? ब्लड वेसल्स होती है। मैंने ये कहा कि हमारे शरीर में इस प्रकार के साथियों बहुत सारी छोटी छोटी सी पाइप की नुमा संरचना होती है, जिनमें हमारा ब्लड पैक होकर के घूमता रहता है। यही मैंने आपको बताया था। तो ये क्या है? यही है साथियों ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिका। ये 3 प्रकार की होती है साथियों। एक होती है धमनी, एक होती है शिराएं और एक होती है केशिका। तो मैंने आपसे कहा था कि रुधिर के बहाव के समय धमनी की दीवारों पर पड़ने वाला दाब क्या कहलाता है? रक्त दाब कहलाता है। मान लीजिए साथियों ये क्या है? धमनी है आपकी। ये क्या है भैया? धमनी है। अब इस धमनी में साथियों आपका ब्लड बह रहा है, तो ब्लड बहेगा साथियों, तो साथियों दबाव के कारण क्या होगा? इसकी दीवारों पर एक प्रेशर क्रिएट होगा। इसकी दीवारों पर साथियों एक प्रेशर क्रिएट होगा, और जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है साथियों उसी को ही क्या कहा जाता है भैया? ब्लड प्रेशर कहा जाता है। यानी कि रक्त के बहाव के कारण धमनी की दीवारों पर साथियों पड़ने वाला जो दाब है वो दाब ही क्या कहलाता है साथियों? रक्त दाब कहलाता है, जिसे आप रक्तचाप भी कहते हो और इंग्लिश में आप ब्लड प्रेशर कहते हो, और इसे ही आम भाषा में क्या कहा जाता है साथियों? बीपी कहा जाता है। तो यही तो मैंने आपको लिखवाया है कि रुधिर के बहाव के समय धमनी की दीवारों पर पड़ने वाला दाब ही रक्त दाब या रक्तचाप कहलाता है। अब बात यह आती है कि भैया ओटा या आयोटा का हमने क्यों लिखा? तो देखिए सबसे बड़ी जो धमनी होती है साथियों वो होती है भैया आयोटा, और इसी आयोटा पर ही आपका बीपी चेक किया जाता है। इस वजह से साथियों मैंने आयोटा शब्द यहाँ पर यूज में लिया है। जब भी आपको बुखार आता है या फिर आपकी तबीयत खराब होती है, भगवान चाहे ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन मैं बता रहा हूं कि जब भी आपको तबीयत खराब होती है या फिर आप किसी को हॉस्पिटल में लेकर जाते हो, तो एक यंत्र होता है स्पाइग्मोमेनोमीटर, जिससे आपका बीपी जांचा जाता है। आपके बाईं ओर साथियों यहाँ पर एक पट्टा सा लगाया जाता है, चारों तरफ टाइट से कस दिया जाता है, और एक उपकरण होता है जिसे कुछ इस तरीके से पंपिंग किया जाता है, और सामने एक मशीन लगी हुई होती है साथियों कुछ इस तरीके की, जिस पर साथियों कुछ अंक होते हैं। यहाँ पर तो पारा भरा हुआ रहता है साथियों, और यहाँ पर कुछ अंक होते हैं कुछ इस तरीके की, आपको मशीन दिखाई देती है, वो होती है स्पाइग्मोमेनोमीटर। और इस पर मान आते हैं साथियों जब उसको पंपिंग किया जाता है साथियों, तो पंपिंग किया जाता है तो ये जो मशीन रखी हुई होती है साथियों, इस मशीन पर कुछ अंक आते हैं। तो साथियों इस प्रकार की जब मशीन आप देखते हो वो होती है भैया बीपी को जांचने वाली मशीन, और उस मशीन का नाम है साथियों स्पाइग्मोमेनोमीटर। देखिए मैं लिख देता हूं, बीपी को मापने वाला यंत्र, बीपी को मापने वाला उपकरण, उसका नाम क्या है? स्पाइग्मोमेनोमीटर। स्पाइग्मोमेनोमीटर क्या है साथियों? स्पाइग्मोमेनोमीटर। मेरा कहने का सीधा सा मतलब यह है साथियों कि जब भी आप आपके बीपी की जांच करवाने जाते हो, ब्लड प्रेशर की जांच करवाने जाते हो, रक्तदाब की या रक्तचाप की आप जांच करवाने जाते हो साथियों, तो जिस यंत्र से आपकी बीपी की जांच होती है, ब्लड प्रेशर की जांच होती है साथियों, उस यंत्र को क्या कहा जाता है? उस यंत्र को कहा जाता है स्पाइग्मोमेनोमीटर। गाइज मैं आपको स्क्रीन पर एक फोटो डाल दूंगा, आपको दिखाई देगा कि साथियों कुछ इस तरीके से क्या होती है, आपका स्पाइग्मोमेनोमीटर होता है, और इसी यंत्र से साथियों क्या मापा जाता है साथियों? आपका ब्लड प्रेशर मापा जाता है।
इतनी बात क्लियर है। अब साथियों बात ये आती है कि एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है, एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है साथियों, हेल्दी जो व्यक्ति होता है, उसका बीपी कितना होना चाहिए। तो देखिए बीपी को कुछ साथियों अलग तरीके से लिखा जाता है। स्वस्थ व्यक्ति, एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है साथियों, उसका बीपी होना चाहिए 120 मिलीमीटर Hg मरकरी बाय 80 mm यानी कि मिलीमीटर Hg, ये होना चाहिए साथियों आपका बीपी। एक स्वस्थ व्यक्ति को होता है जिसका साथियों न तो बीपी कम है और न ही बीपी ज्यादा है। अगर ऐसे व्यक्ति में आप ब्लड प्रेशर मापोगे, बीपी मापोगे साथियों, तो कितना आएगा 120 मिलीमीटर Hg बाय 80 mm Hg आएगा। अब देखिए साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर जो Hg है ये क्या है साथियों, ये मरकरी का सिंबल है, मरकरी का। अब बात ये आती है साथियों कि भैया हम यहाँ पर Hg क्यों यूज करते हैं। तो देखिए ये जो स्पाइग्मोमैनोमीटर यंत्र है साथियों, जिससे आप क्या मापते हो भैया, जिससे आप ब्लड प्रेशर मापते हो, जिससे आप बीपी मापते हो, इस यंत्र में साथियों इस मरकरी का उपयोग किया जाता है। इसलिए साथियों जब कभी भी आप बीपी की यूनिट लिखते हो तो यूनिट के समय साथियों आप भैया Hg यानी कि मरकरी का उपयोग लेते हो। बात आपको समझ में आ गई कि भैया यहां पर मरकरी शब्द क्यों लिया जाता है, Hg शब्द क्यों लिखते हैं, क्योंकि स्पाइग्मोमैनोमीटर यंत्र में साथियों जब हम ये बीपी मापने वाला यंत्र है और इसी ही यंत्र में साथियों मरकरी का उपयोग करते हैं, इसलिए साथियों हम यहाँ पर Hg शब्द का उपयोग करते हैं। बात क्लियर है। अब बात आती है साथियों कि 120 mm क्या है और भैया 80 mm क्या है। कोई मुझे बताएगा साथियों कि 120 तो यहाँ पर क्या है और भैया 80 क्या है। अब साथियों उपयोग होने वाली है भैया कल की क्लास। जिस भी स्टूडेंट ने, जिस भी मेरे भाई ने कल की क्लास नहीं देखी है तो प्लीज जाओ, आपसे रिक्वेस्ट है। वैसे मैंने शुरुआत में आपको 5-6 मिनट में बता दिया था साथियों कि सिस्टोल क्या होता है और डायस्टोल क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया तो उसमें आपकी गलती है, क्योंकि भैया मैंने कल 1 घंटा, लगभग 1 घंटा तो नहीं कह सकते, लगभग 40 मिनट साथियों, 40 से 45 मिनट भैया मैंने कल की क्लास में सिस्टोल और डायस्टोल पर ही बात की थी। तो जाओ पहले कल की वीडियो देखो, उसके बाद में साथियों आज की वीडियो देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि भैया सिस्टोल और डायस्टोल का यहाँ पर यूज होने वाला है। तो सबसे पहले मुझे बताओ आपको इतना याद हुआ या नहीं हुआ, फिर हम बात करेंगे कि भैया 120 mm का मतलब क्या है और 80 का मतलब क्या है यहाँ पे। तो मुझे फटाफट ये बताओ साथियों कि बीपी क्या होता है। तो आप कहोगे कि रुधिर के बहाव के समय धमनी की दीवारों पर पड़ने वाला दाब ही क्या कहलाता है साथियों, रक्त दाब कहलाता है, यानी कि ब्लड प्रेशर कहलाता है। बीपी को मापने वाला उपकरण का नाम क्या है साथियों, मापने वाले यंत्र का नाम क्या है, तो आप कहोगे स्पाइग्मोमैनोमीटर यंत्र है। याद रखना साथियों, स्पाइग्मोमैनोमीटर यंत्र में हम मरकरी का उपयोग करते हैं। किसका, मरकरी का, Hg का। मरकरी का सिंबल क्या होता है, Hg होता है साथियों। एक स्वस्थ व्यक्ति का बीपी कितना होता है, जिसका ना तो बीपी कम है ना ही बीपी ज्यादा है, तो आप कहोगे 120 मिलीमीटर Hg बाय 80 मिलीमीटर Hg, या 120 mm Hg बाय 80 mm Hg। Hg का हम उपयोग क्यों करते हैं मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है साथियों। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर 120 क्या है और साथियों 80 क्या है। इतनी बात क्लियर है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सके। ओके भैया, बात क्लियर है। बताओ कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिटा दो भैया, ओके मिटाता हूं। अब समझते हैं साथियों कि भैया 120 का मतलब क्या होता है और 80 का मतलब क्या होता है। अगर आपको पता है साथियों तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आप भैया कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और साथियों जो भी स्टूडेंट है साथियों जो फ्री ऑफ कॉस्ट बायोलॉजी पढ़ना चाहता है तो भैया जरूर अपने चैनल से जोड़िए, उनको शेयर करिए।
कि अपनी वजह से अगर किसी का भला हो जाए साथियों तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छे से समझा रहा हूं साथियों। देखिए अब बात आती है 120 mm Hg बाय 80 mm Hg। बात यह आती है साथियों कि ये 120 क्या है और भैया 80 क्या है। देखिए जो 120 है साथियों ये तो है भैया सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर। और साथियों जो 80 है भैया ये है डायस्टोलिक प्रेशर। अब बात यह आती है साथियों कि भैया सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है और डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है। तो सिस्टोल के बारे में तो आप सभी को पता है और डायस्टोल के बारे में भी आप सभी को पता है। देखिए सिस्टोलिक प्रेशर वह प्रेशर होता है, वह प्रेशर है ब्लड का जो सिस्टोल के समय क्रिएट हुआ है, जो सिस्टोल के समय क्रिएट हुआ हो। ऐसे प्रेशर को क्या कहा जाता है साथियों, ऐसे प्रेशर को कहा जाता है सिस्टोलिक प्रेशर। और डायस्टोलिक प्रेशर क्या है, तो वह प्रेशर है ब्लड का जो डायस्टोल के समय, डायस्टोल के समय क्रिएट हुआ हो। ऐसे प्रेशर को क्या कहा जाता है साथियों, डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। अब आप कहोगे भैया हमें तो अभी भी समझ में नहीं आया, तो देखिए मैं एक बार और बताता हूं सिस्टोल क्या होता है और डायस्टोल क्या होता है। जब आपको यह समझ में आ जाएगा साथियों कि सिस्टोल क्या है और डायस्टोल क्या है, तो भैया आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि सिस्टोलिक प्रेशर क्या है और डायस्टोलिक प्रेशर क्या है। मैंने आपको बताया था साथियों सिस्टोलिक के समय क्या हो रहा था, बताओ। सिस्टोलिक के समय साथियों आपके हार्ट के जो चैम्बर है, आपके हृदय के जो चैम्बर है साथियों, उनमें कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, उनमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था। क्या हो रहा था, कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि सिकुड़न पैदा हो रही थी। सबसे पहले तो साथियों ऊपर वाले जो आलिंद है उनमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ, जिससे साथियों ब्लड कहां पे चला गया, नीलों में चला गया, दोनों नीचे के नीलों में चला गया। जब नीलों में कॉन्ट्रैक्शन हुआ साथियों तो आपके हार्ट के चैम्बरों से साथियों ब्लड बाहर निकल गया, यानी कि नीलों से बाहर निकल गया। तो कॉन्ट्रैक्शन के समय क्या हो रहा था साथियों, आपका जो हार्ट है इस हार्ट से ब्लड बाहर जा रहा था, बाहर जा रहा था। तो साथियों ब्लड जा रहा था, उस समय साथियों जो ब्लड का प्रेशर क्रिएट हुआ उस प्रेशर को ही क्या कहा गया था साथियों, सिस्टोलिक प्रेशर कहा गया था। और इसमें कितना समय लगा था साथियों, इसमें लगा था 0.3 सेकंड का समय। और ये सारी प्रोसेस ही क्या कहलाती है साथियों, सिस्टोल। ये सारी प्रोसेस ही क्या कहलाती है, ये सारी प्रोसेस ही कहलाती है सिस्टोल। और सिस्टोलिक प्रेशर की परिभाषा क्या है साथियों, वह प्रेशर ब्लड का जो सिस्टोल के समय क्रिएट हो रहा है। साथियों इस प्रोसेस के समय जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है ब्लड का, उस प्रेशर को ही क्या कहा गया है साथियों, सिस्टोलिक प्रेशर कहा गया है। इतनी बात क्लियर है। डायस्टोलिक प्रेशर की बात करें तो डायस्टोलिक प्रेशर की बात करें साथियों तो वह प्रेशर होता है ब्लड का जो साथियों डायस्टोल के समय क्रिएट हो रहा है। लेकिन इससे पहले साथियों हम समझेंगे कि भैया डायस्टोल क्या होता है, ये डायस्टोल क्या होता है। तो देखिए डायस्टोल में क्या होता है साथियों, आपके हार्ट के चैम्बर है, क्योंकि सिस्टोल में तो क्या हो रहा था, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, सिकुड़न पैदा हो रही थी साथियों। क्या हो रही थी, सिकुड़न पैदा हो रही थी। अब साथियों सिकुड़न पैदा होने के बाद में, कॉन्ट्रैक्ट के बाद में अब आपके हार्ट के चैम्बर है साथियों वो रिलैक्स करेंगे। क्या करेंगे साथियों, रिलैक्स करेंगे, यानी कि विश्राम अवस्था में आएंगे। जब साथियों विश्राम अवस्था में आएंगे साथियों तो क्या होगा,
आपके हार्ट के अंदर, आपके हृदय के अंदर ब्लड आएगा, ब्लड आएगा। और आने में कितना समय लग रहा था साथियों? तो 0.5 सेकंड का समय लग रहा था। तो इस समय साथियों ब्लड का जो प्रेशर क्रिएट हुआ, उस प्रेशर को ही क्या कहा जाता है साथियों? डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया साथियों आपका डायस्टोलिक, डायस्टोल, और ये हो गया आपका सिस्टोल। तो साथियों अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ये 120 mm क्या है, तो ये तो है सिस्टोलिक प्रेशर, और 80 mm क्या है, तो साथियों ये है भैया डायस्टोलिक प्रेशर। बोलो भैया, अब बताओ मजा आया या नहीं आया साथियों? बोलो भैया, क्लास में मजा आया या नहीं आया? आपको समझ में आया या नहीं आया? जल्दी जल्दी बताओ। अगर आपको बात समझ में नहीं आई है तो कोई बात नहीं, एक बार और समझेंगे, लेकिन भैया आपको समझ में आना चाहिए। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, उसके बाद हम फिर दोबारा चर्चा करेंगे। ओके, अब देखिए साथियों, मैंने आपको एक स्वस्थ व्यक्ति का जो बीपी होता है साथियों नॉर्मल, वो कितना बताया था? मैंने आपको बताया था 120 mmHg/80 mmHg होता है। Hg शब्द का हम उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि साथियों मरकरी का सिंबल है Hg। और रही बात साथियों, तो ब्लड प्रेशर को मापने वाला जो यंत्र है, उस यंत्र को कहा जाता है साथियों स्पाइग्मोमैनोमीटर, उस यंत्र का नाम है। और एक्चुअली में उस यंत्र में ही साथियों हम मरकरी का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? मरकरी का उपयोग करते हैं। और इसलिए साथियों यहाँ पर ये जो मरकरी का सिंबल है Hg शब्द है, ये उपयोग में लिया जाता है। अब बात यह आती है साथियों कि यहाँ पर 120 mm क्या है और 80 mm क्या है। mm का मतलब होता है मिलीमीटर, 120 mm यानी कि 120 मिलीमीटर क्या है, तो साथियों सिस्टोलिक प्रेशर है, और 80 mm क्या है, तो ये डायस्टोलिक प्रेशर है। अब बात यह आती है कि सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, तो वह प्रेशर ब्लड का जो सिस्टोल के समय क्रिएट हुआ हो। ठीक है, और डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, तो वह प्रेशर ब्लड का जो साथियों डायस्टोल के समय क्रिएट हुआ हो। अब बात आती है कि सिस्टोल क्या होता है, तो सिस्टोल के समय क्या होता है, आपके हृदय के चैम्बर में कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि सिकुड़न पैदा होती है, जिससे क्या होता है आपके हृदय से ब्लड बाहर निकल जाता है। और इस पूरी प्रोसेस में समय लगता है 0.3 सेकेंड का, और ये सारी प्रोसेस क्या कहलाती है? सिस्टोल प्रोसेस कहलाती है। डायस्टोल क्या होता है साथियों, तो क्या होता है आपके हृदय के चैम्बरों में कॉन्ट्रैक्ट हुआ सिस्टोल में, तो अब क्या होंगे साथियों? रिलैक्स होंगे आपके हृदय के चैम्बर, रिलैक्स होंगे साथियों। तो इस अवस्था में क्या होता है, आपके हृदय के अंदर साथियों ब्लड आएगा, आपके हार्ट के चैम्बरों के अंदर ब्लड आएगा, और इसमें समय लगेगा साथियों 0.5 सेकंड का। और मैंने आपको कल बहुत अच्छे से बताया था कि एक सिस्टोल और एक डायस्टोल मिलकर के साथियों किसका निर्माण करते हैं? एक हार्ट बीट का निर्माण करते हैं, एक हृदय की धड़कन का निर्माण करते हैं। बोलो साथियों, अब बात यह आती है साथियों कि भैया बीपी कम हो गया और बीपी ज्यादा हो गया, क्या होता है? तो देखिए साथियों, अब बात करते हैं हम कि बीपी कम क्या होता है, बीपी कम कैसे होता है, बीपी ज्यादा कैसे होता है। तो पहले ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, अच्छे से आपको समझ में भी आ गया होगा साथियों। ओके भैया, अब पूछे आपसे बता देना कि 120 mm क्या होता है और 80 mm क्या होता है और Hg क्या होता है। बात क्लियर है? 120 तो क्या होता है? सिस्टोलिक प्रेशर है, और 80 क्या है? डायस्टोलिक प्रेशर है। सिस्टोल और डायस्टोल क्या होता है, इनके बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ा दिया। ओके भैया, अब आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट आशा करता हूं आपने ले लिया होगा। अब बीपी कम का और बीपी ज्यादा का नाम सुना है आपने? ओके भैया, ये कब होता है, तो इसके बारे में भी बात करते हैं। बहुत नॉर्मल बीमारी हो गई आजकल तो साथियों, बीपी लो और बीपी हाई। देखिए, स्वस्थ व्यक्ति का बीपी कितना होता है? 120 mmHg/80
80 mmHg। ये तो है साथियों एक नॉर्मल व्यक्ति का, हेल्थी। जो हेल्थी मैन होता है उसका, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति का। अब देखिए बीपी लो, अगर आपका बीपी कम है तो साथियों कम है तो उसके लिए शब्द यूज में लिया जाता है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन निम्न रक्तदाब या फिर निम्न रक्तचाप, जिसे आप आम भाषा में कहते हो साथियों बीपी लो। नाम क्या है साथियों? जब आपकी बीपी कम होती है तो हाइपोटेंशन, निम्न रक्तदाब या निम्न रक्तचाप। अब साथियों ये कब होगी आपको? जब साथियों ये 120 mmHg बाई 80 mmHg कितना हो जाएगा साथियों? ये हो जाएगा भैया, अगर मैं बात करूं तो 90 mmHg बाई 60 mmHg है। तो साथियों क्या है आपको? बीपी लो है, यानी कि हाइपोटेंशन है, निम्न रक्तचाप है। और अगर साथियों ये मान है आपको 140 mmHg बाय 90 mmHg या फिर 100 mmHg भी कर दीजिए या 90 mmHg, तो साथियों क्या है? आपका बीपी अधिक है। आपका बीपी क्या है साथियों? अधिक है। और बीपी अधिक होगा साथियों तो उपयोग में लिया जाता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन उच्च रक्तदाब या भैया उच्च रक्तचाप, और इसे आप आम भाषा में कहते हो बीपी हाई। बोलो भैया, निम्न रक्तचाप और उच्च रक्तचाप, बीपी लो और बीपी हाई आपको समझ में आया नहीं है? जब साथियों ये आंकड़ा कम हो जाता है, अगर 90 mmHg बाई 60 mmHg आ जाता है साथियों, तो आपकी बीपी लो हो जाएगी, जिसे आप कहते हो हाइपोटेंशन, निम्न रक्तचाप या निम्न रक्तदाब। और अगर यह आंकड़ा साथियों बढ़ करके इतना हो जाता है 140 mmHg बाई 90 mmHg, तो साथियों हो जाता है बीपी हाई, यानी कि उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन। बोलो बोलो भैया, इतनी बात क्लियर है? ओके। और देखिए साथियों, अब बात आती है साथियों कि आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में साथियों जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 क्वेश्चन है। इन 5 क्वेश्चनों को आपको याद करना है। अगर 5 क्वेश्चन ये याद हो गए साथियों, तो समझ लेना कि इस चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सबसे पहले आपसे ग्लैंड पूछी जाती है साथियों, ग्रंथि पूछी जाती है कि ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो साथियों आपके बीपी को रेगुलेट करने का कार्य करती है, आपकी बीपी को संतुलन बनाए रखने का कार्य करती है। तो याद रखना साथियों, एक तो है थायराइड, थायराइड ग्लैंड, और एक है साथियों एड्रिनल ग्लैंड। ये दोनों ग्लैंड साथियों क्या करती है भैया? आपकी बीपी को रेगुलेट करने का कार्य करती है, आपकी बीपी को संतुलन बनाए रखने का कार्य करती है। बात क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों हार्मोन से कि ऐसे कौन से हार्मोन है साथियों जो आपकी बीपी को रेगुलेट करने का कार्य करते हैं, आपकी बीपी को संतुलन बनाए रखने का कार्य करते हैं। इस प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए हार्मोन कौन कौन से हैं? तो साथियों थायराइड ग्रंथि से हार्मोन निकलता है थायरोक्सिन। कौन सा?
थायरोक्सिन हार्मोन। देखिए भैया, मैंने कहा कि भैया ऐसे कौन से हार्मोन हैं जो आपकी बीपी को रेगुलेट करने का कार्य करते हैं, आपकी बीपी को संतुलन बनाए रखने का कार्य करते हैं। तो भैया थायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है थायरोक्सिन हार्मोन। एक हार्मोन तो ये है, और एक हार्मोन है साथियों एड्रिनल ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है, उसका नाम है एड्रिनलिन। एड्रिनलिन हार्मोन। ये दोनों हार्मोन साथियों आपकी बीपी को रेगुलेट करने का कार्य करते हैं, आपकी बीपी को संतुलन बनाए रखने का कार्य करते हैं। और कौन कौन सी ग्रंथि है जो आपकी बीपी को रेगुलेट करती है? तो थायराइड ग्लैंड है और एड्रिनल ग्लैंड है। अब बात यह आती है साथियों कि ऐसा कौन सा ब्रेन का हिस्सा है, ऐसा कौन सा ब्रेन का हिस्सा है जो साथियों आपकी बीपी को रेगुलेट करने का कार्य करता है? बताओ कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता हो तो याद रखना साथियों, कौन सा हिस्सा है जो आपकी बीपी को रेगुलेट करने का कार्य करता है? तो एमओ। एमओ का मतलब समझते हो आप? एमओ का मतलब होता है साथियों मेडुला ओब्लोंगाटा। ये वह हिस्सा है साथियों आपके ब्रेन का मेडुला ओब्लोंगाटा जो आपकी बीपी को रेगुलेट करने का कार्य करता है। अब ये ग्लैंड क्या होती है, हार्मोन्स क्या होते हैं, तो साथियों नेक्स्ट चैप्टर हम इनके बारे में ही पढ़ने वाले हैं। एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे साथियों, जिसमें आपको बहुत सारी ग्रंथियां पढ़ाएंगे और बहुत सारे इन ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे आपने नाम तो सुन रखा ही होगा। तो ग्रंथि पूछे तो थायराइड ग्रंथि है और एक है साथियों एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड। हार्मोन पूछे तो इनसे हार्मोन निकलने वाले ये हार्मोन है थायरोक्सिन हार्मोन और एड्रिनलिन हार्मोन। और ब्रेन का हिस्सा पूछे साथियों तो मेडुला ओब्लोंगाटा है, यानी कि एमओ है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। तो अब आपके क्या हो गया साथियों, कंप्लीट बीपी हो गया। तो अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा साथियों कि बीपी क्या होता है, किस यंत्र से मापते हैं, कम होता है तो उसे क्या कहते हैं, अधिक होता है तो उसे क्या कहते हैं, एक सामान्य व्यक्ति का बीपी कितना होना चाहिए, हम बीपी को किस में मापते हैं? तो याद रखना भैया, आयोटा में मापते हैं, धमनी में मापते हैं, जो सबसे बड़ी धमनी होती है ना उसमें मापते हैं। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। इतनी बात क्लियर है? तो आज यहीं तक रखते हैं। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। साथियों कल हम पढ़ेंगे ऐसे नोड क्या होता है, एबी नोड क्या होता है, और आपके हृदय की में साउंड जो आती है साथियों, आपके दिल में जो साउंड आती है साथियों, तो हृदय की साउंड के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो कल नहीं साथियों, परसों के दिन आपकी ये क्लास, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।